नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस एल प्रजापत। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं 12th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना एफ फंक्शन दे रखा है अपने को। एफ फंक्शन जो दे रखा है अपने को, देखो एफ जो फंक्शन दे रखा है वो कहाँ से आर में दे रखा है। इसका अर्थ क्या है कि आर क्या है, प्रांत है, और ये वाला आर क्या है, सह प्रांत है। यानी प्रांत और सह प्रांत दोनों ही क्या है, रियल नंबर है। ठीक है। और हमें जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 3 माइनस एक्स क्यूब इसकी पावर 1/3। और जो पूछा गया है वो पूछा गया है 4x, इसका मान पूछा गया है कि कितना आएगा। ठीक है, हम कर लेते हैं। अब देखो 4x को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है। अब देखो इस एफ एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ एक्स का मान रख सकते हैं। एफ एक्स का मान क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब इसकी पावर 1/3, यही है। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास एफ एक्स का मान यानी एक्स की जगह ये रखना पड़ेगा। एफ एक्स का मान रखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह ये रखते हैं। चलो एक्स कहाँ है, देखो फंक्शन ये रहा, तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा 3 माइनस, केवल एक्स की जगह हमें ये रखना है 1/3, और इसकी भी पावर कितनी है, 3 है, तो 3 मल्टीपल में आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी है 1/3। मतलब ये वाली 1/3 यहाँ आ गई, ये वाला 3 यहाँ आ गया, केवल x की जगह हमने ये वाली चीज़ रखी है, और इसकी पावर 3 ऐसे की ऐसी आ गई। 3 माइनस, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो गए, 3 ऐसे का ऐसा, माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, और इसकी पावर आ गई 1/3। ठीक है, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ हमारे पास बचा एक्स क्यूब की पावर 1/3। 3 से 3 कट गया तो अपने पास बच गया एक्स। चलो चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में है। एक्स अपने पास है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक प्रायिकता का क्वेश्चन है। ए और बी दो ऐसी घटनाएं दे रखा है, ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी का अर्थ क्या है, ए बी का उपसमुच्चय है। अब बच्चों उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि ए अगर बी का उपसमुच्चय है तो ए के सारे अवयव किस में होने चाहिए, बी में। अगर ए के सारे अवयव बी में है तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लेने के लिए कहूँ तो क्या आएगा आंसर बच्चों, ए ही आएगा। क्यों, ए बी में है। अगर ए बी में है तो ए वाले अवयव बी में भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए ही होगा। अगर इनकी प्रायिकताएं क्या हो जाएगी, वो भी पी ए ही होगी। ठीक है। चलो अब आगे दे रखा है, एक कंडीशन और दे रखा है कि बी का मान डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ऑप्शनों में अपने को जो दे रखा है उसी से उठा लेते हैं। पी ए बटे बी का मान क्या आएगा, हम जानते हैं ये सहप्रतिबंध प्रायिकता होती है। अब सहप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब क्या है कि ऊपर तो इंटरसेक्शन आता है और नीचे जो नीचे वाला होता है वो ऐसे का ऐसा आ जाता है। ठीक है, नीचे जो नीचे वाला होता है वो ऐसे का ऐसा आता है। अब चूंकि हम जान चुके हैं कि इसका मान तो क्या है, पी ए है, और ये पी भी ऐसे का ऐसा ही आएगा। ठीक है। अब देखो हम जानते हैं, क्या बात जानते हैं कि अगर हम बी ले रहे हैं तो किसी की भी प्रायिकता जो लेस देन इक्वल टू 1 होती है, 1 से ज़्यादा किसी की भी प्रायिकता नहीं हो सकती। अब 1 से ज़्यादा नहीं होती तो लेस देन इक्वल टू 1 ये हो सकती है। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, बी को बटे में ले जाना है, क्योंकि यहाँ बटे में आ रहा है तो बी को बटे में ले जाना है, पी बी को, तो यहाँ 1 बचेगा और 1/PB होगा। अब इसके अनुसार बनाना है तो हम दोनों साइड क्या करते हैं, पी ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी ए और पी बी। ठीक है। अब देखो पी ए बटे पी बी, इसका मान यही है क्या, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, पी ए लेस देन इक्वल टू पी ए बटे बी। यहाँ हम अगर इसको आगे रखना चाहिए तो ए बटे बी ऐसे का ऐसा, और इसकी तरफ खुला मुंह है, इसकी तरफ कैसा मुंह है, खुला मुंह है, और पी ए ऐसे का ऐसा। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन चेक करो, यानी पी ए बटे बी ग्रेटर देन
पी ए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है एक 10 मीटर त्रिज्या की बेलनाकार टंकी दे रखा है, मतलब एक बेलनाकार टंकी है और उसमें गेहूं भर रहे हैं। गेहूं भर रहे हैं तो गेहूं की ऊंचाई क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब ऊंचाई तो बढ़ रही है लेकिन त्रिज्या कांस्टेंट है, तो यहाँ अपने को एक बात जरूर याद रखनी कि त्रिज्या को क्या लेके चलना चाहिए? चलना है कांस्टेंट लेके चलना है, ठीक है। और रेडियस कितनी दे रखा है? 10 मीटर दे रखा है, उसकी फिक्स है। और इस यूनिट से हमें क्या पता चल रहा है? इस यूनिट से हमें क्या पता चल रहा है कि मीटर क्यूब प्रति घंटा। क्यूब तो अगर किसी की मीटर क्यूब है इसका मतलब तो आयतन है, और प्रति घंटा मतलब समय। तो यहाँ जो आयतन में परिवर्तन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है गेहूं की गहराई में परिवर्तन की दर। गेहूं की गहराई में परिवर्तन की दर मतलब dH/dt पूछ रहा है, और वो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, टी के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे? अवकलन। टी के सापेक्ष अवकलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर दे रखा है dV/dt, ठीक है। अब देखो पाई ऐसे का ऐसा, आर कांस्टेंट है, ऐसे का ऐसा, और एच का हो गया अपने पास dH/dt। इसका मान हमें दे रखा है कितना? 314। पाई का मान 3.14, आर का मान देखो 10 है लेकिन स्क्वायर करते ही 100 आ गया, और dH/dt। इसके बाद में देखो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 314, और यहाँ पर भी 314 बनेगा, और dH/dt ये तो कैंसिल आउट हो गया, और dH/dt का मान यहाँ से कितना मिल गया? 1 इकाई है अपने पास मीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंसर होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यदि दो सदिश दे रखा है अपने को, अब वेक्टर का क्वेश्चन है, यदि दो सदिश ए और बी, दो सदिश दे रखे हैं ए और बी, एक तो ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है, और दोनों के बीच में कितना कोण है? एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में कोण है अपने पास थीटा। अपने को कंडीशन दे रखा है कि यदि ए डॉट बी का अगर मापांक निकालें और ए क्रॉस बी का मापांक निकालें तो ये बराबर आएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है, ठीक है, कर देंगे। डॉट मल्टीपल और क्रॉस मल्टीपल दोनों दे रखा है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। देखो फॉर्मूला लगाएंगे तो ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, ठीक है, और कोस ऑफ थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसका भी मोड दे रखा है बार, फिर क्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा और एन केप एकांक सदिश होता है ना। अब यहाँ अगर मोड है तो मोड डबल बार आ रहा, तो ऐसे कैसे खुल जाएंगे? यहाँ क्या आ गया? ए वेक्टर बी वेक्टर का मोड, और ये एकांक सदिश है, इसका मान कितना हो गया? 1। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए, और अपने पास मिल गया साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अगर हम कोस को इधर ले आते हैं तो हमारे पास बनता है टेन थीटा इक्वल टू 1। अब 1 किसका मान होता है? 10 π/4 का। तो थीटा यहाँ से कितना आ गया? π/4। कौन से ऑप्शन में है π/4? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ए कोटि के ए है ना, दो कोटि का ए कोटि 2 का, हाँ ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है, यानी 2 गुणा 2 कोटि का एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो हमें जो पूछा गया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स।
अब डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, हम इसको ये भी कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है मोड ऑफ ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स का मतलब होता है मोड ऑफ ए इनवर्स। अब हमें ए इनवर्स का मोड निकालना है, तो हम एक कंडीशन जानते हैं, क्या कंडीशन होती है कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है आई, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है आई। अब हम दोनों तरफ अगर इसका मापांक लेते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाती है, ये, ठीक है, हमारे पास कंडीशन क्या बन जाती है। अब इनका मापांक अलग अलग कर दो। अब ये एक तत्समक अवयव है, आई क्या होता है, एक तत्समक अवयव, और उसका मान कितना होता है 1, उसका मापांक कितना होता है 1। अब हमें इसका निकालना, तो ये बटे में चला जाएगा, ए इनवर्स का मापांक कितना हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ ए। अब वापस हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स रखेंगे तो बच्चों ऑप्शन कौन सा आएगा, देखो फटाफट ऑप्शन देखो, देखे कौन सा आएगा, ऑप्शन आएगा हमारे पास बी। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी। यहां तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट करते हैं। अब देखो कहीं बच्चे यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू कोस ऑफ x डिग्री। अब इसको डिग्री नहीं मानते और फटाफट इतने इंटेलिजेंट होते, अरे मेरे को तो आता है ये क्वेश्चन, और फटाफट क्वेश्चन कर देते, ये लो माइनस साइन एक्स डिग्री, और खुद को इंटेलिजेंट समझने लगते हैं, और घर पे आके जैसे ही देखते हैं कि यार ये तो मेरे को आता था और इन्होंने तो गलती कर दिया। बेटा जब भी x अगर हमें डिग्री में दे तो उसको रेडियन में चेंज करके क्वेश्चन करना है, कि इसमें रेडियन में चेंज करके करना है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसको रेडियन में चेंज करना है। अब चूंकि हम जानते हैं एक डिग्री का जो मान होता है पाई बाई 180 रेडियन से होता है। अब x डिग्री का निकालना हो तो क्या आएगा, पाई बाई 180 और x रेडियंस, ठीक है। अब हम यहाँ फंक्शन में रख देते हैं y इक्वल टू कोस पाई बाई 180 x। अब हम इसका आराम से अवकलन कर सकते हैं x के सापेक्ष, dy बाई डी एक्स। अब देखो कोस का तो क्या होता है माइनस का साइन पाई बाई 180 x। अब हम x का भी करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, पाई बाई 180, ठीक है। अब पाई बाई 180 है तो माइनस पाई बाई 180 को तो हम बाहर ले लेते हैं, और साइन पाई बाई 180 x चेक करते हैं हम, आंसर क्या डिग्री में दे रखा है क्या, अगर डिग्री में दे रखा है तो वापस उसकी जगह डिग्री ही रखना है। तो हम चेक करते हैं, हाँ डिग्री में दे रखा है तो चेक डिग्री रख दो, साइन x डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, कोई सा ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन है डी करेक्ट आंसर है, और माइनस का पाई बाई 180 साइन x डिग्री इसका आंसर है। समझ में आ गया। जब भी डिग्री आए तो उसको रेडियन में बदल के हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सदिश वाला है, दो वेक्टर है a और b, और दोनों कैसे हैं, मात्रक सदिश है। दोनों कैसे हैं बच्चों, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मीनिंग क्या होता है बताइए, मात्रक सदिश का मीनिंग यही होता है कि उनका परिमाण कितना है बच्चों, 1, ठीक है। अब परिमाण 1 है और उनके बीच का कोण क्या है, थीटा। अगर ये a वेक्टर है ये b वेक्टर है तो इनके बीच में कोण कितना है, थीटा। तो हमें और कंडीशन दे रखा है कि a प्लस b अगर मात्रक सदिश है तो ज्ञात करना है कि थीटा कितना आएगा। आराम से कर सकते हैं, a प्लस b अगर मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण भी कितना होगा, 1। चलो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, 2 लेके चलना है, 2 सदिश लेके चलो। क्यों, क्योंकि अगर सेम सदिश को गुणा करते हैं तो उसका परिमाण क्या आ जाता है, उसका होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि उनके बीच में थीटा कितना होता है, 0। अब थीटा 0 है, देखो कैसे, अगर मैं a डॉट a करता हूं तो यहां पर थीटा 0 है तो क्या बन जाता है, मोड ऑफ a स्क्वायर बन जाता है। इसी प्रकार जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो वो ऐसे ही करना है, डॉट वाला मल्टीपल लेकर चलना है, होल स्क्वायर कर देना है। चलो करते हैं, a का डॉट a के साथ a स्क्वायर, a का डॉट b के साथ तो a डॉट b, और b डॉट a, और b का b के साथ b स्क्वायर,
और इसका मान कितना है 1, क्यों, कौन सा है, मात्रक सदिश है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मान भी 1 दे रखा है क्योंकि मात्रक सदिश दे रखा है। अब यहाँ क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, तो a डॉट बी को b डॉट ए या b डॉट ए को a डॉट बी लिख सकते हैं। कौन से में होता है, केवल और केवल ध्यान रखना डॉट मल्टीपल में ही, यानी कि डॉट मल्टीपल बोले तो अदिश गुणन में ही क्रम विनिमय लागू होता है, सदिश में नहीं, आगे ध्यान रखना है। 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 बन गया। ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगी इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा कोस वाला। कोस वाला क्यों, क्योंकि डॉट मल्टीपल में क्या आता है, कोस। ठीक है, और ये 2 उधर जाके माइनस में हो गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो 2, और ये भी मात्रक सदिश, ये भी मात्रक सदिश, इनका मान 1 1 रख देंगे, कोस थीटा ऐसे का ऐसा इक्वल टू -1, ये 2 इधर चला गया तो कोस थीटा इक्वल टू -1/2। अब कोस -1/2 कौन से चतुर्थांश में होता है, सेकंड में, और सेकंड चतुर्थांश को हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स बोले तो देखो कोस पाई माइनस, अब 1/2 किसका मान होता है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री को हम क्या कहते हैं, पाई/3। कोस से कोस कैंसिल हो गया और यहाँ से हो गया 2π/3। कौन सा ऑप्शन है 2π/3, ऑप्शन नंबर ए डी। डी इज करेक्ट आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या है, करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास। 2 घटनाएं दे रखा है, ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर पी ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम जानते हैं कि इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या आएगा, उनका मल्टीपल। यदि 2 घटनाएं स्वतंत्र है तो पी इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, पी ए डॉट पी बी। चलो अब आगे क्या कह रखा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब ये तो हम जानते हैं क्या नाम से, ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें इसका डैश दे दे तो डैश का कौन सा ऑप्शन है, देखो हम चेक करते हैं, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम एक डिमॉर्गन्स नियम जानते हैं, क्या होता है डिमॉर्गन्स नियम। अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो तो हम क्या कह सकते हैं, ए यूनियन बी का होल डैश कह सकते हैं, ए यूनियन बी का होल डैश कह सकते हैं। दूसरा डिमॉर्गन्स नियम क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश, ये है तो हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आएगा, यूनियन तो इंटरसेक्शन आएगा। नेक्स्ट देखो, तब हमें यहाँ क्या मिलना चाहिए, अगर हमें जो मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, देखो डिमॉर्गन्स नियम से क्या मिलना चाहिए, पी ए यूनियन बी का होल डैश। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पी ए और पी ए डैश इनका मान 1 होता है। अगर मैं इनको उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, ए यूनियन बी का यही बनेगा, होल डैश हट जाएगा। अब आगे देखो, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ इंटरसेक्शन का मान ऊपर दे रखा है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इंटरसेक्शन का मान क्या रख सकते हैं, पी ए डॉट पी बी। ठीक है, अब देखो 1 माइनस, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 को सोल्व कर लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, पी बी। ठीक है, अब पी बी कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच रहा है, 1 माइनस पी ए। पी बी हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, इसकी जगह तो 1 और इसकी जगह क्या बचा, पी ए। अब ऐसे कैसे लिख देते हैं अपन, 1 माइनस पी ए, माइनस को अंदर गुणा करेंगे, माइनस का पी बी और 1 माइनस पी ए। अब देखो इसको 1 मान लेते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए। अगर कॉमन ले लेते हैं तो इसकी जगह तो 1 बचता है और इसकी जगह बचता है पी बी, तो 1 माइनस पी बी। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ऐसा बी, तो बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपने को एक मैट्रिक्स दे रखा है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा।
एक मैट्रिक्स है ए और एक कंडीशन दे रखी है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई, आई मतलब तत्समक। अब देखो हम ए स्क्वायर दे रखा है, उसको क्या कह सकते हैं, ए डॉट ए, और आई क्या है यहाँ पे तत्समक अवयव। तत्समक कौन सा, 2 गुणा 2 कोटि का। ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अब देखो ए स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, कर लेते हैं। अल्फा यानी मतलब 2 बार रखना पड़ेगा, और आई की जगह हम रख देंगे 1001। ठीक है। अब हम जैसे ही गुणा करते हैं तो गुणा कैसे करते हैं, इसका गुणन करते हैं यूं, यानी अल्फा का गुणा अल्फा से अल्फा स्क्वायर, बीटा का गुणा गामा से क्या आएगा, बीटा गामा। ठीक है। अल्फा का गुणा बीटा से अल्फा बीटा, और बीटा का गुणा इससे तो अल्फा बीटा। सेम काम, यहाँ अल्फा गामा और यहाँ हो जाएगा माइनस का अल्फा गामा, यहाँ हो जाएगा बीटा गामा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस का अल्फा स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ रहा है, 1001। अब 2 मैट्रिक्स कब बराबर हो सकती है, जब उनके क्या हो, संगत अवयव बराबर हो। इसका मतलब देखो यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए, ये तो 0 0 बन गए दोनों, इसका मतलब 0 बराबर इसके हैं, 0 बराबर इसके हैं, तो यहाँ से इसके बराबर क्या आएगा, 1। सेम काम इसके बराबर क्या आएगा, 1। वैसे दोनों सेम है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, या हम कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये 1 इधर आके माइनस हो गया। कौन सा ऑप्शन है, देखो ऐसा, अल्फा स्क्वायर प्लस में है, बीटा गामा प्लस में है, लेकिन -1 है। -1 कौन से में है, चलो ऐसा कोई सा ही नहीं है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको सी वाले ऑप्शन में देखो एक बार, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। हम अगर इनको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो यही तो मिल रहा है, देखो यही तो है ये, तो ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू सी। करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समाकलन का क्वेश्चन है। अरे बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ गुणधर्म लग जाता है ना। गुणधर्म कौन सा वाला, -a और a, और यहाँ अगर हमें fx फंक्शन दे रखा है तो इसका गुणधर्म क्या होता है, अगर फंक्शन x यहाँ a का मान रखने पर सम आ जाए, विषम आ जाए, तो अगर विषम आता है तो डायरेक्टली 0 हो जाता है, विषम आते हैं तो डायरेक्टली 0 हो जाता है, और सम आता है तो 2 टाइम्स बन जाता है, 0 से लेकर a लिमिट हो जाती है f(x) dx। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो हम पहले तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ है लिमिट है अपने पास, लिमिट है -π/2 से लेकर +π/2, इसका मतलब -a से लेकर +a तक लिमिट है, और x³ x cos x tan³ और +1 dx। अब यहाँ देखते हैं कौन कौन से विषम फंक्शन है। अब विषम फंक्शन का मतलब यह है, अगर a की जगह -a रखूं तो a की जगह अगर -a रखने पर अगर प्लस आ रहा है तो सम है, और माइनस आ जाए तो विषम है। कैसे, देखो अगर मैं x³ की जगह -a रखता हूं तो इसका मतलब है -a³ आ गया, या a की जगह अगर हम x रखते हैं तो भी कोई सा भी रख लो, a रख लो चाहे x रख लो, माइनस आ रहा है, इसका मतलब विषम। अगर ये विषम फंक्शन है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम कोस में रखते हैं, कोस में जैसे ही माइनस रखते हैं तो प्लस हो जाता है। कोस क्या है, एक सम फंक्शन है, लेकिन ये x आ गया, x की जगह अगर मैं -x रखता हूँ, ये सम है, अगर -x रखता हूँ तो -x, इस कारण ये क्या बन गया, अब विषम फंक्शन बन गया। ये क्या बन गया, विषम फंक्शन। अब ये क्या है, विषम। अगर ये विषम ओड है तो इसका मान भी 0 होगा। tan³, अगर tan के अंदर माइनस रखते हैं तो क्या आता है, -10x आता है। अब देखो tan की घात 3 है, अब 3 क्या है, विषम है, अगर माइनस की घात विषम हो तो ये भी क्या होगा, विषम फंक्शन होगा, विषम। इसका मतलब भी 0। अब पूरे 0 हो गए, 1 बच गया। अब 1 को तो वैसे भी हम लिख लेते हैं, अब 1 क्या है, सम है, तो यहाँ 0 2, या फिर हम एक काम करते हैं, सम विषम रहने दो, -π/2 से लेकर π/2 और dx का हम क्या जानते हैं, x होता है, लिमिट लगा देते हैं -π/2 से लेकर +π/2 π/2। अब देखो माइनस है, लेकिन अपर या लोअर लिमिट में माइनस आता है पहले से ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। π/2 क्या बन गया, पाई। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 6,
ऑप्शन नंबर से। यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ अपने को फिर एक मैट्रिक्स दे दिया। मैट्रिक्स क्या है? cos ऑफ एल्फा साइन ऑफ एल्फा साइन ऑफ एल्फा cos ऑफ एल्फा। जब भी क्वेश्चन दे तो बेटा घबराया मत करो, क्वेश्चन को समझा करो। अगर क्वेश्चन को समझेंगे हम तो कोई गलती नहीं होगी। क्या करते हैं बच्चे, खुद को इंटेलिजेंट समझने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही इंटेलिजेंट समझने की कोशिश करते हैं तो वो सोचते हैं अरे ये मैंने तो वहाँ पढ़ा था और उस जगह पढ़ा था, इसका आंसर तो मुझे आता है, इसका आंसर तो मुझे आता है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। अब बेटा वहाँ वैल्यू चेंज करके भी तो दे सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है और फिर ही आंसर देना है। चलो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। देखो अब हमें यहाँ एक कंडीशन दे रखी है a प्लस ए डेस इक्वल टू आई, और अल्फा का मान पूछ रहा है। आराम से कर देंगे, आराम से कर देंगे, क्यों हम जानते हैं ए डेस क्या होता है। ए डेस पूरक या ट्रांसपोज होता है किसका? ए का। ट्रांसपोज मतलब है रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो। कोस अल्फा, ये साइन नीचे आ जाएगा, साइन अल्फा, साइन अल्फा, और ये कोस अल्फा नीचे आ जाएगा। मतलब क्या करा हमने, इसको है ना यूं बना दिया, इसको हमने यूं बना दिया, कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये बन गया ए डेस। अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ रखते हैं, एक ही जगह हमने रखा कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और एक ही जगह हमने रखा साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब ए डेस की जगह क्या रखेंगे, ये वाला मान रखो, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू आई। आई क्या है यहाँ पे, तत्समक अवयव है, 2 गुणा 2 कोटि का क्या है, तत्समक अवयव है। तो 1 0 0 1 1 0 0 1। अब हमें जोड़ना है, जोड़ना आना चाहिए, संगत अवयव जुड़ जाएंगे। कोस अल्फा 2 कोस अल्फा हो गया, माइनस साइन प्लस साइन क्या हो गया, 0 हो गया, साइन और माइनस साइन क्या हो गया, 0 हो गया, कोस अल्फा 2 कोस अल्फा हो गया, इक्वल टू 1 0 0 1। दो मैट्रिक्स तब बराबर हो सकती है उनके संगत अवयव बराबर हो। तो इसका मतलब 2 कोस अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, 1। 1 का मान हम जानते हैं, 1 का मान कोस में क्या होता है, कोस, अच्छा सॉरी देखो 1 ये 2 बटे में भी तो जाएगा, 2 बटे में भी जाएगा। अब 2 बटे में जाएगा, इसका मतलब है कोस अल्फा इक्वल टू 1/2। और 1/2 किसका मान होता है कोस में, कोस अल्फा इक्वल टू 1/2 का मतलब होगा कोस π/3, π/3 यानी 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, अल्फा इक्वल टू π/3। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट है अपने पास, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण की व्यापक हल। यहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं व्यापक हल और विशिष्ट हल। दोनों क्वेश्चनों को हमने इसलिए लिया है कि बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, परीक्षा में विशिष्ट हल भी दे सकता है और व्यापक हल भी दे सकता है। तो हमें जरूर ध्यान रखना है कि व्यापक हल का अर्थ क्या होता है, विशिष्ट हल का अर्थ क्या होता है। बेटा व्यापक हल का अर्थ ये होता है कि उसमें कांस्टेंट चीजें आती है, कांस्टेंट मतलब सी आता है, और विशिष्ट हल का मतलब है उसमें सी नहीं आता। इसका मतलब इसमें तो अनिश्चित समाकलन होता है, अनिश्चित समाकलन होगा, और इसमें क्या होगा, निश्चित समाकलन होगा। निश्चित समाकलन बोले तो, निश्चित समाकलन बोले तो, निश्चित समाकलन बोले तो, निश्चित समाकलन बोले तो यानी कि जो c का मान है ना वो निकालने के लिए अपने को कंडीशन देगा x और y का, x और y की कंडीशन देगा। ठीक है, अब मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। व्यापक हल में c आता है, विशिष्ट हल में c नहीं आता। इसका मतलब याद रखना है जितनी कोटि की अवकलन समीकरण हो, यानी कि जितनी कोटि की अवकल समीकरण हो उतने ही स्वैच्छ अचर होते हैं। किसमें होते हैं,
केवल व्यापक हल में, और विशिष्ट हल में पूछे जाए तो विशिष्ट हल में कितने होते हैं, विशिष्ट हल में कितने ही नहीं होते, 0। क्यों? क्योंकि इसमें सी आता ही नहीं है। सी निश्चित समाकलन होता है, उसमें सी आता ही नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई का मान दे रखा होता है, हम वहाँ रखते हैं, सी के मान आ जाता है। तो इसका मतलब व्यापक हल में श्वेत चरों की संख्या कितनी कोटि दे रखा अपने को, 4 कोटि दे रखा है। व्यापक हल में तो 4 ही होंगे, इसका ऑप्शन डी हो गया। अब विशिष्ट हल में तो हमें सोचना ही नहीं है, कोटि कितनी ही दो, उसका आंसर 0। विशिष्ट हल में श्वेत चर कितने होते हैं, श्वेत अचर पद मतलब सी कितने होते हैं, 0, और इसमें श्वेत अचर कितने होते हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी समान कोटि के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए और बी समान कोटि के हैं, समान कोटि का है तभी तो हम क्या कर सकते हैं, उनको गुणा कर सकते हैं। तो हमें ए और बी के समान कोटि के सममित अवयव दे रखा है, ए भी सममित है और बी भी क्या है, सममित है। इसका अर्थ क्या है कि ए डेस इक्वल टू ए और बी डेस इक्वल टू बी। सममित है तो ए डेस इक्वल टू बी ए और बी डेस इक्वल टू बी ए, सॉरी बी डेस इक्वल टू बी, बी डेस इक्वल टू बी। अब हमें पहचानना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है। जब भी हमें सममित और विषम सममित पहचानना हो तो उसका डेस निकाल दो, और डेस निकालने के बाद प्लस चिन्ह के साथ वही चीज आ गई तो सममित, और माइनस चिन्ह के साथ आ गई तो विषम सममित। अब डेस को हम कैसे खोल सकते हैं, ए बी डेस माइनस बी ए डेस। अब जब गुणा में होते हैं तो उल्टे हो जाते हैं, बी डेस ए डेस, और यहाँ हो गया ए डेस बी डेस। अब चूंकि हम जानते हैं ए डेस का मान भी ए है और बी डेस का मान भी बी है, तो यहाँ हम रखेंगे तो बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब माइनस चिन्ह के साथ आ रहा है, माइनस के साथ क्या होता है, विषम सममित। माइनस के साथ क्या होता है, विषम सममित। अब विषम सममित कौन से ऑप्शन में है, विषम सममित ऑप्शन नंबर ए, तो ए करेक्ट आंसर, विषम सममित अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समाकलन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब dx। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्स क्यूब दे रखा है, इसको हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो एक्स क्यूब इक्वल टू टी, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू डी टी। यहाँ से एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या आया, dt/3। तो यहाँ 1/3 तो बाहर आ गया, इसके ये भी dt में चला गया दोनों, तो e की पावर t dt, यानी ये और ये dt में चले गए तो e की पावर t dt, 1/3 e की पावर t प्लस c। t का मान रख दो, 1/3 e की पावर x क्यूब प्लस c। कौन सा ऑप्शन है, चेक करो। ऑप्शन नंबर 1/3 एक तो फर्स्ट में आ रहा है, एक सेकंड में आ रहा है, लेकिन सेकंड में देखो x स्क्वायर है तो इस कारण से ये नहीं हो सकता, यहाँ एक्स क्यूब है तो क्या आएगा अपना करेक्ट आंसर, एक्स क्यूब। 1/3 e की पावर एक्स क्यूब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये समाकलन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, i इक्वल टू ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स कोस स्क्वायर ई की पावर एक्स और dx। अब देखो ज़्यादातर क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम, थीटा जहाँ दे रखा होता है उसको टी मानने की कोशिश करा करो, क्योंकि अगर टी नहीं मानेंगे तो उसका समाकलन हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए e की पावर x और x को हम क्या करते हैं, टी मानते हैं। चलो चेक करते हैं, देखा हो जाएगा क्या। अब इसका अवकलन करते हैं, देखो v इंटू यू, यू इंटू वी से होगा, e की पावर x को छोड़ा x का किया तो 1, x को छोड़ा e की पावर x का किया तो e की पावर x और dx है ना, और t का क्या हो गया dt। यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लिया हमने और 1 प्लस एक्स dx, और काम बन गया, काम बन गया। कैसे बना, इस ऊपर वाले की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये वाली चीज़ रख सकते हैं, ऊपर वाले की जगह ये रख सकते हैं। तो इसका मतलब i इक्वल टू इस तीनों की जगह dt रख सकते हैं, और नीचे क्या आ गया, कोस स्क्वायर t। इसका मतलब है ऊपर जाके क्या बन गया, सेक स्क्वायर t dt। सेक का हम सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, tan t प्लस c। यहाँ पर हम क्या करेंगे, t का मान पुट कर देंगे, t का मान क्या था, e की पावर x और x। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर देखो, tan कौन से में आ रहा है, 2 में आ रहा है, लेकिन यहाँ x नहीं है मल्टीपल में, यहाँ x e की पावर x है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, बी। तो
यहाँ तक अपने कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, एग्ज़ाम तक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्ज़ाम तक प्रोवाइड करते रहेंगे।